यही कंसेप्ट ज़्यादा था पेरेंट्स में कि इधर बच्चे को इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है। प्रोफेशनल थिंकिंग तो इसी तरह है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक दफ़ा किसी की जॉब हो जाए तो वो इतनी आसानी से वो जॉब छोड़ता नहीं है, बिकॉज जो पर्क्स जो बेनिफिट्स वहाँ मिल रहे होते हैं वो रिलेटिवली कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कंफर्ट जोन में जब इंसान चला जाता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, वो स्लो हो जाती है। लाइट्स, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। आज हमने जिस गेस्ट को मधु किया है उनका नाम और तारुफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए नया नहीं है। आजकल वो पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क के साथ एज अ हेड ऑफ स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम शाइक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। शुरू करते हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप अपनी अर्ली एजुकेशन के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर आपकी हायर एजुकेशन के बारे में हमें बताएं। स्कूल मेरा था मेट्रोपोलिस एकेडमी और मैंने ईयर 2000 में मैट्रिक किया। दैन मैंने आदमजी साइंस कॉलेज से 2002 में इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग कंप्लीट की। दैन आई गॉट एडमिशन इन एनईडी यूनिवर्सिटी और 2006 में मैंने सिविल में बैचलर्स किया एनईडी से विद फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन। बट ये कि सिविल इंजीनियरिंग वाज नॉट माय चॉइस, इट वाज बाय ड्यू टू मेडिकल रीजंस आई हैड टू ऑप्ट फॉर इट। आई हैड टू एक्सेप्ट दैट बिकॉज मैं कलर ब्लाइंड हूँ, तो कलर ब्लाइंडनेस की वजह से मुझे सिविल इंजीनियरिंग ऑफर हुई एनईडी में। ऑल्दो आई वांटेड टू बी अ कंप्यूटर इंजीनियर अर्ली ऑन, तो बट दिस इज़ हाउ द लाइफ गोज ऑन। तो इंजीनियरिंग की तरफ भी आपका रुझान था या यहाँ भी आप एक्सीडेंटली ही आए? हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं, बिकॉज अर्ली लाइफ में स्कूल में व्हेन आई वाज इन स्कूल तो थोड़ा सा उस वक्त मेरा रुझान ज़्यादा मेडिकल की तरफ था और इनिशियली आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। इंटरेस्टिंगली मैंने कुछ काफ़ी हद तक मैट्रिक के बाद कोचिंग में एडमिशन भी लिया प्री मेडिकल में और उसके बाद फिर मुझे कुछ लोगों ने गाइड किया कि यार आप प्री मेडिकल में गलत जा रहे हो, प्री इंजीनियरिंग में जाओ, वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैंने फिर वो कोचिंग में एडमिशन चेंज कराया प्री मेडिकल से प्री इंजीनियरिंग में, क्योंकि कॉलेज के एडमिशन्स बाद में होते हैं। कोचिंग में यूजुअली मैट्रिक के बाद, रिजल्ट आने के बाद या रिजल्ट आने से पहले ही क्लासेस शुरू हो जाती थी। तो प्री मेडिकल की कोचिंग की क्लासेस और प्री इंजीनियरिंग की कोचिंग की क्लासेस पहले शुरू हो जाती थी। जब मैट्रिक का रिजल्ट आता था फिर उसके बाद जाके कॉलेज में एडमिशन होता था। तो मैंने एक 3-4 दिन प्री मेडिकल पढ़ी और उसके बाद मैं प्री इंजीनियरिंग में आया। तो मैंने खैर बाद में फिर एडमिशन प्री इंजीनियरिंग में लिया आदमजी में, और इस तरह से फिर मैं पहले मेरा इरादा कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने का था जब मेरा एडमिशन एनईडी में हो रहा था, लेकिन देन आई गॉट एडमिशन इन सिविल। ठीक है, तो ये मैथ्स में आपको आसानी हुई? क्योंकि यूजुअली जो मेडिकल के बच्चे होते हैं उनकी मैथ्स जो है वो कहते हैं कि वीक है, और इंजीनियरिंग पूरी मैथ्स के ऊपर बेस करती है। नहीं, मेरी मैथ्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। सो यूजुअली आई यूज्ड टू गेट फुल मार्क्स। सो मेडिकल वाज अ चॉइस, not because I did not like maths. Maths was my one of the favorite subjects. But मेडिकल का शौक था, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी था और फैमिली की तरफ से ख्वाहिश भी थी। आपको पता है हमारे यहाँ पेरेंट्स की थोड़ी सी ख्वाहिश होती है ना कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। तो मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो मुझे मैथ से कोई एलर्जी नहीं थी, मैथ से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नंबर आते हैं। जिस ज़माने में आपने पढ़ाई की है, हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है कि करियर सिर्फ डॉक्टर है या इंजीनियर है, वरना बच्चा तो किसी काबिल ही नहीं है। ये क्या तुमने आर्ट्स कह दिया, ये क्या तुमने कॉमर्स कह दिया। तो डॉक्टर और इंजीनियरिंग के अलावा तो उस ज़माने में कोई फील्ड इज़्ज़त के काबिल भी नहीं समझी जाती थी। जिस तरह से आजकल तो ज़माना बदल रहा है, बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के करियर्स ऑप्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स ये चीज़ें समझ रहे हैं। तो आपको करियर चूज़ करने में यही चैलेंजेस फेस करने पड़े आम बच्चों वाले? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उस वक्त यही कंसेप्ट ज़्यादा था पेरेंट्स में कि इधर बच्चे को इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरी फील्ड्स भी इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें भी लोग जाते हैं, एमबीए वगैरह भी करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मोर और लेस ज़्यादा पेरेंट्स का रुझान इंजीनियर और डॉक्टर की तरफ होता था। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम पेरेंट्स में भी रियलाइजेशन आई है और थोड़ा सा अवेयरनेस भी क्रिएट हुई है कि देयर आर सो मेनी अदर फील्ड्स एज वेल एक्सेप्ट इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर।
सो यस, उस वक्त तो यही था। तो ये चीज़ें चेंजेस हुई हैं तो ये बेहतर की तरफ आई हैं। और अब आप मुझे ये बताएं कि आपका जो प्रोफेशन था वो किस तरीके से, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पहली जॉब हुई, कैसा था उस तरफ उस वक्त? जब 2006 में मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी तो नेस्पाक में मुझे जॉब तो बड़ी आसानी से मिल गई, बिकॉज़ नेस्पाक में फ़र्स्ट और सेकंड पोजीशन होल्डर्स को वो अपॉइंट ज़रूर करते हैं। तो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी नेस्पाक में, जनवरी 2007 में स्टार्ट हुई। तकरीबन 1.25 साल मैंने नेस्पाक में काम किया और वहाँ से फिर मैंने अक्टूबर 2008 में जॉब छोड़ के एक प्राइवेट कंपनी मुश्ताक एंड बिलाल ज्वाइन की। और मुश्ताक एंड बिलाल में फिर मैंने 14 साल काम किया और तकरीबन 2022 में मुश्ताक एंड बिलाल में मैं आपकी बात भी कट करूंगी कि नेस्पाक, आपने कहा कि 2.25 साल आपने नेस्पाक में काम किया। और जो इंजीनियर फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें पता है, खासतौर पे सिविल फील्ड से जिनका ताल्लुक़ है उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता है कि नेस्पाक जो है उसका क्या दर्जा है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में। और नेस्पाक में काम करने के बाद आपने निस्बतन रिलेटिवली कहने के छोटी कंपनी ज्वाइन की, प्राइवेट सेक्टर में आ गए आप, क्यों? ये सवाल ऐसा है जो कि आज तक मुझे इसका जवाब देना पड़ता है। हाँ, क्योंकि लोग तो आपको समझते होंगे ना कि ये तो बेवकूफ़ाना काम किया, क्योंकि ये चीज़ें तो प्रैक्टिस में नॉर्मल है नहीं। लोग कहते हैं अरे इस करियर पे तो आके लोग बैठ जाते हैं आराम से, सालों बैठते हैं, फिर जाके मूव करते हैं, शिफ्ट लेते हैं। तो ये क्या सोच आई थी? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कन्वेंशनल थिंकिंग तो इसी तरह है कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक दफ़ा किसी की जॉब हो जाए तो वो इतनी आसानी से वो जॉब छोड़ता नहीं है, बिकॉज जो पर्क्स, जो बेनिफिट्स वहाँ मिल रहे होते हैं वो रिलेटिवली कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरी सैलरी भी, स्टार्टिंग सैलरी वाज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर सैलरी। मगर 1.25 साल में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जो पर्क्स और बेनिफिट्स हैं वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं। लॉन्ग टर्म में हमें अगर एक्सपीरियंस किसी के पास अच्छा हो तो फिर उसके पास एवेन्यूज़ बढ़ जाते हैं। वाइल इन नेस्पाक आई रियलाइज्ड कि मेरे पास लर्निंग के इतने ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं थे। एक्सपीरियंस जो हासिल होना चाहिए था मुझे, जो मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरे फेजेस हैं लाइफ के। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, फिर मैं इंजीनियरिंग में आया तो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता था, मुश्किल काम पसंद आया, लेकिन फिर मैं सिविल में चला गया बाय फेट। फिर सिविल जब कर रहा था, ख़त्म होने लगी, फाइनल ईयर में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग की तरफ। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो नेस्पाक में मैं एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर गया, एज अ जूनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर। मगर वहाँ पे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में काम करते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे लर्निंग की इतनी ज़्यादा मौक़े नहीं है। मेरे असातिज़ा भी मुझे इस बारे में गाइड करते रहते थे टाइम टू टाइम। और ख़ास तौर पे मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे एक उस्ताद हैं साहबज़ादा फ़ारूक अहमद रफ़ीकी। वो हमारे डीन थे उस वक्त जिस वक्त मैं पढ़ रहा था। तो वो मुझे जब मैं पास आउट हुआ तो उनका कहना यही था कि तुम ऐसी जगह जाओ, काम करो जहाँ पे 5 साल काम करो तो 25 साल का तजुर्बा लेके निकलो, ना कि ऐसी जगह जहाँ 25 साल काम करो और 5 साल का तजुर्बा लेके निकलो। तो ये बात मुझे क्लिक हुई और ये मैंने रिलेट भी की अपनी जॉब से। यकीनन ये तो हमारे सुनने वालों को भी क्लिक करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे जॉब में आते हैं, कोई भी फील्ड हो, नॉट टॉकिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग ही, लेकिन किसी भी फील्ड में होते हैं तो वो यही सोचते हैं कि पैकेज क्या है। इंटरव्यू के लिए भी वो अगर जॉब अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो पहला सवाल ये करते हैं पैकेज क्या है, सैलरी पैकेज क्या ऑफर है। तो सैलरी पैकेज तो मैं उनसे कहती हूँ कि भाई मैं आपको तब बताऊंगी ना जब आप मुझे बताएंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको देखेंगे, आपसे बात करेंगे, तब पता चलेगा। लेकिन ये सोच रखना, आजकल के बच्चों को ये बताना कि बेटा पहले आप पैसे नहीं देखें, पहले आप एक्सपीरियंस गेन करें, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे लोग जब आते हैं और बताते हैं, जब वो एक कामयाब सक्सेसफुल करियर के बाद जब वो बैठते हैं सामने और वो ये बता रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि ये इतना आसान नहीं होता। हर आदमी का दिल चाहता है कि उसका सैलरी पैकेज ऐसा हो, गाड़ी सिविक हो, गेट पे खड़ी हो जाए, वो बैठ जाए, तो ये आसान नहीं होता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरे लिए भी ये डिसीजन बड़ा मुश्किल था, बिकॉज़ मैंने जो पर्क्स, जो बेनिफिट्स नेस्पाक में थे मेरे पास, वो सब छोड़ के और उससे कम सैलरी में एक प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन किया। तो उस वक्त तो एट दैट पॉइंट इन टाइम वो डिसीजन
तकरीबन तमाम सुनने वालों के लिए एक बेवकूफ़ाना खास तौर पे जो आपके साथ होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, वो भी अरे मैं तो इस पोस्ट पे इतने पैसों पे लग गया, वो कहता है मैं तो इतने पैकेज पे आ गया, तुम अभी तक यही है, तो ये कितना मॉरल डाउन होता है आपका उस वक्त। तो क्या डिफ़िकल्टीज़ क्या आई आपको? वेल मैंने उस वक्त ये देखें, जब भी मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है तो आई ऑलवेज़ थिंक बियॉन्ड सर्टेन बाउंड्रीज़। मैं उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट ज़रूर देखता हूँ। जब मैंने नेस्पाक छोड़ने का फ़ैसला किया तो मैंने ये लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग थी मेरी वो ये थी कि इस वक्त मेरे लिए सून आफ्टर मेरा 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है अभी, और मैं इस वक्त बजाय अच्छे पैसे, अच्छी पोजीशन, अच्छे पर्क्स इंजॉय करूं, या मैं इस वक्त अपना कैरियर बिल्ड करूं बाय गेटिंग बेटर एक्सपीरियंस विच वुड इवेंचुअली बेनिफिट मी इन द लॉन्गर रन ऑफ माई कैरियर। तो वहाँ जब ये डिसीजन मैंने लिया तो मेरा जहन बिल्कुल क्लियर था। मैं ऑल्दो मुझे तकरीबन जितने लोग थे सुनने वाले सब ने यही कहा कि बहुत गलत डिसीजन है, सिवाय एक शख्स के जिनका मैंने नाम लिया, जिन्होंने मुझे खुद गाइड किया कि तुम छोड़ो ये कंपनी, बड़ी कंपनी ज़रूर है लेकिन यहाँ पे लॉन्गर रन में तुम्हें फ़ायदा नहीं है सीखने का। 2008 में जब मैं आया मुश्ताक एंड बिलाल में, तो छोटी कंपनी में देखें वो कंपनी ज़रूर छोटी थी लेकिन काम बहुत करती थी, बड़े काम करती थी। पूरे पाकिस्तान में अगर आप जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स उठाएं तो 8 आउट ऑफ 10 हैव बीन डिज़ाइन बाय मुश्ताक एंड बिलाल। तो स्केल कंपनी का छोटा है लेकिन काम और प्रोजेक्ट्स बड़े हैं। लेकिन उस कंपनी में काम करने का फ़ायदा ये हुआ कि मैंने हर तरह का काम किया वहाँ पे। नेस्पाक में मेरा जो जॉब रोल था वो एक सर्टेन लिमिट के अंदर था, बिकॉज हर रोल के लिए डिफरेंट लोग थे। लेकिन छोटी कंपनी में आपने सब कुछ खुद करना होता है। सो आपके पास जो लर्निंग कर्व है वो आपका एक अलग लेवल पे जाता है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं आप। दैट इज़ वाई वहाँ मैंने डिसीजन जो लिया दैट वाज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कि मैं शॉर्टर गोल अचीव कर लेता, मैंने नेस्पाक में रहता या अच्छी सैलरी अच्छे पर्क्स के साथ। मैंने वहाँ डिसीजन लिया अदरवाइज़। मैंने एक अगेंस्ट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट जाके एक डिसीजन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह इन द लॉन्गर रन व्हेन आई स्पेंड 14 ईयर्स, आज अगर मैं इस बात को कहूँ तो मैं बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेरा डिसीजन 100% सही था अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इट बेनिफिटेड मी much more than what I was expecting at that point of time, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। तो फिर जो है आपने जब ये दूसरी दफ़ा, मैं ये कहूँगी कि पहली दफ़ा तो चले आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, अब आप आ जाएं अपने बैंकिंग सेक्टर की तरफ, कि आपने बताया कि जी आप मैंने बल्कि इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ अब शिफ्ट हो गए, स्विच हो गए। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा कि मुश्ताक एंड बिलाल में 14 साल काम किया बंदे ने, फिर वही कि वो वहाँ से निकला था ये सोच लेके कि जी मैं ये करूँगा, और 14 साल बाद, पूरा 14 साल करियर स्पैन का छोटा नहीं होता, एक बड़ा, फिर एक सक्सेसफुल करियर होना, एक टेन्योर देना, और फिर एक एक्सपीरियंस होना। उसके बाद फिर आपने एक ऐसा बेवकूफ़ाना डिसीजन दुनियावी तौर पे और जो आजकल के प्रैक्टिसेस हैं उसके लिहाज से, कि जी अब आप उधर शिफ्ट हो गए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कॉर्पोरेट की तरफ आ गए ना, तो इसको आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अगेन जब मैंने 2022 में ये डिसीजन लिया तो उस वक्त मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि एक बड़े बैंक की तरफ से मुझे एक ऑफ़र हुई उनके अपने प्रोजेक्ट पे काम करने की एज अ प्रोजेक्ट हेड। जो प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था व्हेन आई वाज इन मुश्ताक एंड बिलाल। सो तकरीबन 14 साल का ये कैरियर और 2 साल नेस्पाक, तो रफली कोई 16 साल मुझे हो गए थे। तो मैं एक कंफर्ट जोन में चला गया था, और उस वक्त मैं उस कंफर्ट जोन से निकलना चाहता था, बिकॉज मुझे लगता था कि अब मुझे कुछ और करना है, कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी थी जिसमें मेरे पास अपने स्कोप से बढ़ के आगे कुछ काम करने का मौका था, और उसमें मैंने ये जो अगेन मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं कुछ नया करूं, कुछ मज़ीद लर्न करूं, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को इन्हांस करूं। बिकॉज प्रीवियसली आई वाज डूइंग स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग एज वेल एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बट टू द एक्सटेंट ऑफ ग्रे स्ट्रक्चर। बट इस रोल में मेरे पास कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए एज अ प्रोजेक्ट हेड, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर रोल था, जिसमें प्रोजेक्ट को बिल्कुल एंड तक लेके जाना है, जिसके बाकी जितने इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें फिनिशिंग आ जाती है, आर्किटेक्चर आ जाता है, MEP आ जाता है, उन सबको भी लुक आफ्टर करना और उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीशन तक लेके जाना था। और उस वक्त अगर आपको याद हो 2022 में तो मुल्क के हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे इन्फ्लेशन और दूसरे इशूज़ की वजह से। सो वो पॉइंट ऐसा था जिस वक्त मुझे लगा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है कॉर्पोरेट सेक्टर में, और मेरे पास एक अलग एवेन्यू है काम करने का।
So I decided to switch from a private sector to a corporate sector. But मैं बैंक में ज़रूर गया हूँ, बट आई एम डूइंग इंजीनियरिंग देयर एज वेल. तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्या फ़र्क नज़र आया अब आपने स्टेप इन किया जब अपनी प्रोफेशनल, अब कहते हैं कि ट्रांजिशन जब ऐसे लोगों की होती है, जब लोगों की ज़िंदगी में इस तरह का करियर में ये ट्रांजिशंस आती हैं तो यूजुअली उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत मसले आते हैं, बहुत तो आसान ज़िंदगी एक सेटिंग हो गई 14 साल आपकी कि आप बैठ गए एक जगह पे, आपकी प्रैक्टिस हो गई, कंफर्ट जोन जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ कंफर्ट जोन में आ गए, तो इससे शिफ्ट होके अपने आप को मुश्किल में डालने का सोच कि क्यों कंफर्ट जोन से हटना है भाई, अच्छे से अब इस कंफर्ट जोन में तो आने के लिए 14 साल लगाए मैंने, फिर मैं इससे क्यों शिफ्ट हो जाऊँ, फिर मुश्किल में डाल लूँ अपने आप को, और क्या वहाँ जाके मतलब मैं फिर कंफर्ट जोन में आऊँगा कि नहीं आऊँगा. मैं ये समझता हूँ कि कंफर्ट जोन में जब इंसान चला जाता है ना, तो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है या स्लो हो जाती है. तो अगर आपको ग्रो करना है प्रोफेशनली और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपको टाइम टू टाइम कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है. पहली बार मैंने कंफर्ट जोन छोड़ा जब मैं नेस्पाक के एक अच्छे पैकेज से निकल के एक प्राइवेट सेक्टर में कम पैकेज पे गया, बिकॉज वहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्टिव था जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किया. जब 14 साल आप एक कंपनी में लगा देते तो आप वहाँ पे एक तरह से आपका बड़ा एक अच्छा रोल होता है, आप एक काफ़ी अच्छी डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे होते हैं. सो अगेन आई वाज मोर इन अ कंफर्ट जोन एंड आई थॉट कि अब मुझे इस कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए और अपने आप को मज़ीद बेहतर करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि आई कैन डू मच बेटर दैन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, मैंने उसको अवेल किया. और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इस ट्रांजिशन में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं जो मुझे आए भी, बट उन चैलेंजेस को मैंने इवैल्यूएट किया. इवैल्यूएट करने के बाद द डिसीजन आई टुक, once you take I always say that once you take a decision you have to stand by it and you have to adapt the changes in order to meet those challenges. So वो challenges जो आए वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैनेज किया और आज भी 3 साल हो गए मुझे तकरीबन बैंक में काम करते हुए. तो आपने अपने गोल्स, आज आप इस स्टेज पे ये कह सकते हैं कि आपने अपने गोल्स जो हैं वो अचीव किए, क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान, क्या खोया, क्या पाया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं पीछे अपनी जर्नी को देख के? वेल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा है. और राइट अगर मैं अपने कैरियर का स्टार्ट लूँ, जैसे मैंने कहा कि जब जो चीज़ मैं चाहता था वो नहीं हुई और हुई भी, लेकिन जो भी हुआ अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग की थी. चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग में मेरा आना हो, चाहे वो मेरा नेस्पाक से मुश्ताक बिलाल में जाना हो, चाहे वो वहाँ से निकल के मेरा बैंकिंग सेक्टर में आना हो. तो ओवर द ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नॉलेज वाइज, कैरियर वाइज मेरा जो ट्रेंड है अल्हम्दुलिल्लाह वो एलिवेशन की तरफ ही गया है. तो अल्लाह ताला ने मेरा ये मानना है और मैं इस पे फर्म बिलीव रखता हूँ कि जो प्लानिंग अल्लाह ताला इंसान के लिए करते हैं वो प्लानिंग इंसान खुद भी नहीं कर सकता. और ये रियलाइजेशन मुझे उस दिन हुई थी जिस दिन मेरा एडमिशन सिविल इंजीनियरिंग में हुआ था NID में. तो डिस्पाइट दैट आई हैड गुड मार्क्स, आई हैड गुड नंबर्स, बट इट डजेंट मैटर. मगर बिल्कुल ही अल्लाह पे तकिया करके भी ना बैठ जाए ना, इससे ये ना हो कि फिर आपको अपने साथ साथ डिसीजंस भी लेने होते हैं आगे कि किस तरह, क्या मतलब फोरसीन करना पड़ता है देख के कि सिचुएशन क्या है, मुझे कहाँ डिसीजन लेना है. बाज़ औक़ात लोग स्विच कर रहे होते हैं तो वो कहीं ये ना समझें कि स्विच करना कामयाबी है. भाई स्विच भी कर रहे होते हैं तो वो 2-2 महीने के बाद स्विच कर रहे होते हैं कि नहीं, स्विच करने से सक्सेस आती है. आपकी वो वाली बात से मैं कंटिन्यू करना चाह रही हूँ कि आपने कहा था कि सैलरी से आपकी ग्रोथ नहीं होती, आपकी ग्रोथ आपके एक्सपीरियंस से होती है. तो जो लोगों का स्विच का माइंडसेट होता है कि जल्दी जल्दी बस स्विच करो, इससे हम जो है वो हमारी मतलब 5-5 हज़ार की सैलरी के डिफरेंस से भी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ती जाए, लेकिन वो आगे एक्सपीरियंस में मार खा रहे होते हैं. असल में देखें, मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है अपने कैरियर में कि आपने कब क्या फ़ैसले लेने. जी, ये समझ. ज़ाहिर है जब मैंने 14 साल अगर मुश्ताक बिलाल में गुजारे हैं तो वहाँ रहते भी मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी स्विचिंग की, मेरे पास ऑफ़र्स भी आई, लेकिन मैंने उनको टर्न डाउन किया. बिकॉज़ द थिंग इज़ कि आपने जब डिसीजन लेना होता है तो आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स को सामने रखते हैं. फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, it is not the only aspect, it should not be the only reason of switching. So I never switched the job because of the financial parameters. Not even coming in the bank was the reason कि मैं कोई financial aspect से देख रहा था बैंक में आना. It was again more of a knowledge
नॉलेज एक्वायरिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस को इन्हांस करने का रीज़न था रादर देन कोई फाइनेंशियल गेन, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग प्राइवेटली वाइल आई वॉज वर्किंग इन मुश्ताक एंड बिलाल. सो मैं प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहा था, प्राइवेट काम भी कर रहा था. बैंक में आने के बाद वो बंद हो गया बिकॉज आई डोंट गेट इनफ टाइम एंड इट्स नॉट अलाउड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर टू वर्क प्राइवेटली. हाउएवर with Mushtaq and Bilal, I was allowed by the company to work privately as well. So मैं सबसे यही कहूँगा कि देखें, आप जब भी कोई डिसीजन लें अपने कैरियर के अंदर, इट शुड नॉट बी बेस्ड सोली ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट. आपका डिसीजन बड़ा कैलकुलेटेड होना चाहिए. इससे आप लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन ज़रूर करें कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको क्या होगा. आपका जो डिसीजन है वो आपके कैरियर स्पैन के ऊपर बहुत रोल प्ले करता है. जो लोग जल्दी जल्दी स्विचिंग करते हैं थोड़े थोड़े पैसों के लिए, वो कभी भी किसी अच्छी जगह पे उनको जब कंसिडर किया जाता है तो ये उनके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि ये बंदा हर थोड़े दिन बाद कंपनी स्विच करता है. सो दिस शुड नॉट बी द केस ऑफ चेंजिंग द जॉब. व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट शुड नॉट बी द ओनली रीज़न ऑफ चेंजिंग योर जॉब. जहाँ आपने इतना कुछ सोचा, इतना मैंने आपकी जो डिस्कशन में हमने देखा, तो कभी ये ख्याल आपके दिल में नहीं आया कि आप अपना काम करें? बिल्कुल आया. और इस सिलसिले में मैंने अपना, जैसे मैंने कहा कि मुझे कंफर्ट जोन नहीं पसंद. मैं हमेशा जब भी कुछ करना चाहता हूँ तो वो ये रियलाइज़ करता हूँ कि कंफर्ट जोन में रहते हुए आप ज़्यादा ग्रो नहीं करते. तो बिल्कुल 2020 में मैंने ये रियलाइजेशन आई मुझे कि इट इज़ नाउ टाइम दैट आई शुड बी थिंकिंग अबाउट माई ओन वर्क, या अपना काम मैं शुरू करूँ. उस सिलसिले में मैंने सबसे पहले PEC से कंसल्टिंग इंजीनियर का लाइसेंस लिया. फिर उसके बाद मैंने SBCA से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का लाइसेंस लिया, CDA का लाइसेंस लिया. फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ वेटिंग कंसल्टेंट SBCA में कैटेगरी A में रजिस्टर्ड हूँ, विच इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी. और ये सारे लाइसेंसेस और ये सारे जो रीज़न यही था कि मैं अपना काम शुरू करना चाहता था. बट 2022 में आके ये जिस वक्त हालात मुल्क के इस तरह से ख़राब हुए, तो फिर ये जब अपॉर्चुनिटी आई बैंकिंग सेक्टर से, तो देयर एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरे पास ये चॉइस थी कि आइदर मैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाऊँ या जो मैं कर रहा हूँ उसी को करूँ, या फिर मैं अपना काम शुरू करूँ. अच्छा, यहाँ मैं ये भी याद दिलाऊँ आपको कि 2020 में कोविड जिस वक्त आया, ये वही टाइम था, कोविड से जस्ट पहले मैंने अपना काम करने के लिए लाइसेंसेस लेना शुरू किए थे. सो कोविड आ गया तो वो लाइसेंसेस भी हॉल्ट हो गए. फिर उसके बाद थोड़े अर्से बाद जब हालात नॉर्मल होना शुरू हुए तो देन मैंने वो मज़ीद परसू किया, लाइसेंसेस एक्वायर किए. तो ऑब्जेक्टिव वाज टू डू माय ओन वर्क, बट समहाउ वो कैरियर में स्विच आता है. तो 2022 में जिस वक्त ये अपॉर्चुनिटी बैंक की आई, तो उस वक्त फिर बैंक की ऑप्शन को मैंने एक्सेप्ट किया. तो फ़िलहाल तो यही है कि अभी बैंक में है, आगे देखें क्या अल्लाह को मंजूर. अच्छा, मुझे आपसे ये भी पूछना था कि 16 साल का करियर स्पैन काफ़ी बड़ा होता है. यकीनन आपने बड़े अच्छे अच्छे आइकॉनिक और एस्पायरिंग प्रोजेक्ट्स में भी आपका हिस्सा होगा, तो आप वो बताइए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने किए. वेल, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाज माय पैशन, और मैंने काफ़ी सारी हाई राइज प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए. नेस्पाक में तो ज़ाहिर है मैं जूनियर लेवल पे था, तो मैं असिस्ट करता था सीनियर्स को. बट मुश्ताक एंड बिलाल में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारे हाई राइज प्रोजेक्ट्स, जिसमें मोर देन 10 हाई राइज बिल्डिंग्स इन कराची ओनली, और लाहौर में, इस्लामाबाद में, इवन तोरखम पे, चमन पे, बॉर्डर पे भी जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे हमारे एक सर्टन एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग के थ्रू, वो सारे भी डिज़ाइन किए. तो मैंने ऑल अक्रॉस पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए. बट उसमें मैं अगर 2 प्रोजेक्ट्स को कहूँ, शॉर्ट लिस्ट करूँ, तो 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं मेरे कैरियर के. उसमें एक लाहौर में एम्पोरियम मॉल, विच इज़ 2.7 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ एरिया. ये हमने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था इन रफली 2 सालों में या 2.25 सालों में. और वो प्रोजेक्ट भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ना सिर्फ बल्कि वहाँ दिन रात काम हो रहा था. सो हमारे लिए चैलेंज था कि हम उसकी डिज़ाइनिंग जो कर रहे थे और उसकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए हम अपनी डिज़ाइन, हमारा जो था वो उतना ही फास्ट पेस पे था कि कंस्ट्रक्शन रुके नहीं, हॉल्ट ना हो. तो वो एक ना सिर्फ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बट उसमें मैं एज अ लीड इंजीनियर काम कर रहा था. तो उसमें मैंने बहुत लर्न किया, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला मुझे. और एक ये, और इतना बड़ा आइकॉनिक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बहुत कम बने.
दूसरा कराची में किया लकी मोटर्स का प्लांट जो 100 एकड़्स पे बना, ये भी मैंने एज अ लीड डिज़ाइन इंजीनियर किया वो प्रोजेक्ट। उसके अंदर हमारी कंपनी की पार्शियल सुपरविज़न भी थी, तो उन सुपरविज़न को भी, रेजिडेंट इंजीनियर्स को भी मैं लीड कर रहा था। तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने का भी मौका मिला फ्रॉम द कंसल्टेंट साइड। तो ये 2 बड़े आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स थे मेरे कैरियर के जो मैंने किए, अपार्ट फ्रॉम सेवरल अदर हाई राइज प्रोजेक्ट्स दैट आई डिड। आजकल के जो नए एस्पायरिंग इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड, सबसे पहले उनको ये बताएं कि क्या ये उनके लिए ठीक है, पाकिस्तान के हालात के हवाले से, पाकिस्तान के सिविल मार्केटिंग बिजनेस के हवाले से, कि क्या ये उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं जो वो फेस करेंगे, और क्या चीज़ें हैं जो उन्हें सीरियसली लेनी चाहिए, और कौन सी चीज़ें हैं जिनको उन्हें बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, कौन सी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करना चाहिए और कौन सी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिसको उन्हें डिसकंटिन्यू करना चाहिए। देखें, किसी भी फील्ड में आप हों, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड हो या किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड हो या इवन नॉन इंजीनियरिंग फील्ड हो, किसी भी प्रोफेशनल को या जो भी उसमें स्टूडेंट्स पढ़ने के बाद आते हैं और जो काम करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड लॉयल्टी टू योर प्रोफेशन। अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप ईमानदारी से काम करते हैं और लॉयल हैं, पैशनेट हैं, तो आप ग्रो करेंगे। आप अगर ये सोचें कि मैं रातों रात वो सारी चीज़ें हासिल कर लूँ जो किसी ने 10 साल या 15 साल या 20 साल की मेहनत से हासिल की हैं, तो देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। सो मैं तमाम प्रोफेशनल्स को ये मशवरा दूंगा कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस करें, और स्टेप बाय स्टेप इंसान अपने कैरियर में आगे बढ़ता है। कभी भी ओवरनाइट कोई चीज़ हासिल नहीं होती। जो चीज़ ओवरनाइट हासिल होती है वो ओवरनाइट चली भी जाती है। और अपने काम से ऑनेस्ट हों, अपने काम के साथ साथ अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट हों। जिनको आप सर्व कर रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनके साथ ऑनेस्ट हों, सो यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन लाइफ। थैंक यू शारिक भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। हम इसे कंक्लूड करते हैं, लेकिन हम इसे ख़त्म नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह आपको दोबारा अपने पॉडकास्ट में बुलाएंगे। बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी हमने डिस्कस नहीं किए। ये सिर्फ आपका एक इंट्रोडक्टरी हमारे पास हमने शूट किया, आपके साथ वक्त लिया आपका। बस ये है कि इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ सो मच एक्सपीरियंस्ड, और जिसका इतना सारा, जिसके पास कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस हो जिसका, तो उससे तो इतनी छोटे टाइम में उसके साथ सब कुछ नहीं डिस्कस किया जा सकता। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह फिर आपको बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।